नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं यूपी की करंट अफेयर स्पेशली। तो यूपी की करंट अफेयर में जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले एक साल के यूपी में घटित होने वाली सारी घटनाओं के बारे में, जिन घटनाओं को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। आप लोग करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं, भारत और उसके आसपास के करंट अफेयर, लेकिन स्टेट वाइज करंट अफेयर हम लोगों को शीघ्र प्राप्त नहीं हो पाता है या शीघ्र नहीं मिल पाता है। तो हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करके यूपी की उन सारी घटनाओं को या यूपी से संबंधित उन सारे कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया है और लिखा है, जिसके कारण आपके आगामी एग्ज़ाम के देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण समझी जा सकती हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, इसके बारे में क्या ये स्पेशल है, ज़रा अगर हम बात करें तो बच्चों परमवीर चक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर क्या है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, विजेताओं के नाम पर भारत सरकार ने नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए हैं। किसके? आइलैंडों के नाम रखे गए हैं। क्या? द्वीपों के नाम रखे गए हैं। तो इसमें यूपी से रिलेटेड क्या बात है, इसको ज़रा समझते हैं। तो बच्चों, इन जो द्वीपों के नाम रखे गए हैं, तो ये जो द्वीप हैं ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं उनके 21 द्वीपों पर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों के नाम, 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के रूप में जानते हैं और यही दिवस पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम भारत के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये भारत के परमवीर चक्र विजेता हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कैसे आ गई? तो बच्चों, उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर भी इन 21 द्वीपों के कुछ द्वीपों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता। अब जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से परमवीर चक्र विजेता थे। उसके बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेताओं में वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है। नायक यदुनाथ सिंह के नाम पर। ठीक है। इसके अलावा मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नाम पर, मनोज कुमार पांडे के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जाएगा, और योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर, योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, नायक यदुनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, और इन्हें मानद कैप्टन की उपाधि दी गई है। मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को दी गई है।
ठीक है। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार को जो दिया गया है वो मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के इन 4 वीर सपूतों को नाम पर क्या रखा जाएगा? अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का जो नामकरण किया गया है उनमें से 4 द्वीपों का नाम हमारे उत्तर प्रदेश के इन महावीरों के नाम पर होंगे। ठीक है बच्चों, हमारे उत्तर प्रदेश के इन महावीरों के नाम पर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब अपने अगले करंट पर। ज़रा देखें अगला करंट। अगला करंट है हमारा क्या, ज़रा उसे समझते हैं। तो अगला करंट एक तरह से भारत सरकार के प्रतिष्ठित सिविल पुरस्कारों से रिलेटेड है। तो इन पुरस्कारों में अगर बात करें तो उत्तर भारत सरकार ने या फिर केंद्र राष्ट्रपति ने क्या किया है उसको ज़रा देखते हैं। तो राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों की सूची सरकार द्वारा जारी की गई है और इस सूची में पद्म विभूषण पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इस वर्ष कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ज़रा पद्म पुरस्कार से रिलेटेड कुछ पॉइंट ज़रा देख लें, कितने पद्म पुरस्कार हैं। तो इस वर्ष पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो टोटल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें 6 पद्म विभूषण हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान के तौर पे जाना जाता है। 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं। 9 पुरस्कार क्या हैं? 9 पद्म भूषण पुरस्कार हैं। और जबकि अगर हम बात करें 91 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 91 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है। तो कुल कितने दिए गए हैं? 106 दिए गए हैं। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ पुरस्कारों की, तो इन पुरस्कारों में 19 महिलाओं को दिए गए हैं, यानी 90 पुरस्कार किसको दिए गए हैं? महिलाओं को दिए गए हैं। 2 पुरस्कार NRI को दिए गए हैं। किसे? NRI, OCI इस श्रेणी में दिए गए हैं। और जबकि 7 पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो 7 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। कैसे दिए गए हैं बच्चों? मरणोपरांत दिए गए हैं। तो ये है पद्म पुरस्कार, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट पर। अगला करंट क्या है उसे ज़रा देखते हैं। अगला करंट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश विद्युत निगम ने एक कीर्तिमान हासिल किया है। क्या किया है उसे समझते हैं। सर्वाधिक बिजली उपभोक्ता। सर्वाधिक बिजली उपभोक्ता कौन बना है? उत्तर प्रदेश के संख्या है, यानी सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बन गया है बच्चों? उत्तर प्रदेश बन गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे संख्या के तौर पर 1.47 करोड़, कितने हैं? 1.47 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में
उपभोक्ता हैं किसके, बिजली के। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है, फर्स्ट पोजीशन उत्तर प्रदेश, सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र का नंबर आता है बच्चों। किसका नंबर, महाराष्ट्र का नंबर सेकंड स्थान पर है। और यहीं पर अगर हम थर्ड कनेक्शन की बात करें, उपभोक्ताओं की बात करें, तो तीसरे नंबर पर कौन आता है बच्चों, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है। तो ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बिजली उपभोक्ताओं के होने का कीर्तिमान है, जिसके बारे में घोषणा हमारे सचिव, ऊर्जा सचिव ने 31 जनवरी को दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ है हमारा कलिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर। कलिंजर दुर्ग कोटि तीर्थ सरोवर। कलिंजर दुर्ग कोटि तीर्थ सरोवर के बारे में बात करें तो बच्चों, अगर हम इसके बारे में बात करें, कलिंजर का दुर्ग कहाँ पर है बच्चों, कलिंजर जो दुर्ग है वो हमारे बुंदेलखंड के बांधा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर है बच्चों, बुंदेलखंड के बांधा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसमें जो क्या हुआ, एक दीवार की खुदाई की गई, दीवार की खुदाई के दौरान क्या हुआ है, खुदाई के दौरान बच्चों मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी मिली हैं, विष्णु की मूर्तियाँ मिली हैं, गणेश की मूर्तियाँ मिली हैं, श्री लक्ष्मी की मूर्तियाँ मिली हैं, शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, यानी और इन आदि कई देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यानी कलिंजर के दुर्ग की खुदाई के दौरान हुआ क्या है बच्चों, हुआ ये है कि कई देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें विष्णु हैं, शंकर हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं, कई मूर्तियाँ मिली हैं और इनकी संख्या भी असंख्य है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है, तो बच्चों इससे पहले 1986 में, कब बच्चों, 1986 में एक सड़क बिछाने के दौरान कलिंजर के पास इन मूर्तियों को बरामद किया जा चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में है और ये दुर्ग चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट पर। नेक्स्ट है हमारा अगला करंट की अगर हम बात करें तो है गौरव सम्मान पुरस्कार। क्या है बच्चों, गौरव सम्मान पुरस्कार। इसके बारे में देखना है, क्या है, गौरव सम्मान पुरस्कार। इसके बारे में अगर हम बात करें, गौरव सम्मान पुरस्कार कहाँ पे होंगे शुरू, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू। इसमें होगा क्या, इनमें बच्चों 50 लाख रुपए के ये पुरस्कार हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष 4 लोगों को दिए जाएंगे जो किन किन क्षेत्रों में, जो कला, साहित्य, समाज सुधार या समाज सेवा, कला, साहित्य, समाज सेवा, ठीक है, और संस्कृति विज्ञान आदि क्षेत्र से जुड़े हों।
आदि क्षेत्रों से जुड़े हों उनको ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौरव सम्मान पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि ये कौन सा सम्मान है बच्चों, क्या इससे पहले क्या उत्तर प्रदेश में सम्मान नहीं दिया जाता, तो ये बच्चों सम्मान है एक तरह से उत्तर प्रदेश में पहले दिया जाने वाला यश भारती सम्मान। क्या है? यश भारती सम्मान। जैसा कि सब विदित है कि आज से 2 साल पहले यानी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान को देना बंद कर दिया था। उसकी जगह उन्होंने इस साल से गौरव सम्मान पुरस्कार शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत सारी टर्म एंड कंडीशन वही हैं, जिनमें 50 लाख रुपए के ये पुरस्कार 4 लोगों को दिए जाएंगे, जिनमें उन्हें 11-11 लाख की राशि कितने 11-11 लाख की राशि दी जाएगी। कितने की बच्चों? 11 लाख की राशि दी जाएगी। ठीक है, 11-11 लाख 4 लोगों को दिए जाएंगे और टोटल अगर बात की जाए तो 50 लाख रुपए इस गौरव सम्मान के अंतर्गत दिए जाएंगे। और अगर क्षेत्र क्या हैं तो बच्चों कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, संस्कृति आदि क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के बारे में। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो बच्चों सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? 24 जनवरी को अस्तित्व में आया था। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश अस्तित्व की तो 24 जनवरी 1950 आज के उत्तर प्रदेश को जानते थे, जिससे 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बात करें कि इस वर्ष की स्थापना दिवस की थीम क्या थी, तो अगर हम थीम की बात करते हैं इस वर्ष की, तो इस वर्ष की थीम थी निवेश और रोजगार। क्या थी बच्चों? निवेश एवं रोजगार इस वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार की थीम थी। ठीक है बच्चों, क्या थी बच्चों? उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश और रोजगार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने आज के अगले यूपी के करंट पर। अगला हमारा है, क्या है? अगला हमारा है प्रकृति और पक्षी महोत्सव। क्या है बच्चों? प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। इसमें क्या है? प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो महोत्सव मनाया गया है इसकी मेज़बानी किसने की, तो बच्चों प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव की मेज़बानी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। अगर यहीं पे बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव मनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के विजय सागर पक्षी अभयारण्य में। किसमें बच्चों? विजय सागर पक्षी अभयारण्य में। विजय सागर पक्षी अभयारण्य में क्या मनाया गया? उसमें मनाया गया था आपका प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव। ठीक है, अगर हम बात करें ये कौन सा ये पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो बच्चों ये अभयारण्य आपका है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में। कहाँ पे है बच्चों? महोबा ज़िले में। और यदि हम बात करें कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये 7वां संस्करण था। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो बच्चों इसका उद्देश्य है इको टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, यानी पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ाने के लिए, यानी पर्यावरण पर्यटन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। और इसका फोकस की अगर हम बात करें, मुख्य फोकस प्रकृति संरक्षण के लिए इको सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था और ये 7वां संस्करण था, जिसे उत्तर प्रदेश के महोबा के विजय सागर पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया।
ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम इसके उद्देश्य की भी अगर डिस्कस कर लें तो उद्देश्य है इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है उसे ज़रा देखते हैं। तो अगला हमारा है सांसद खेल महाकुंभ। कौन सा है बच्चों? सांसद खेल महाकुंभ। तो सांसद खेल महाकुंभ 2023 कब से कब तक चला और इसका उद्घाटन वगैरह किसने किया? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके बारे में अगर देखें तो 18 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन बलिया में किया गया। कहाँ पे किया गया? बस्ती में। कहाँ पे किया गया बच्चों? बस्ती में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? उद्घाटन बस्ती में किया गया। कहाँ पे? बस्ती में। ठीक है। उद्घाटन किसने किया और कैसे किया? तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बस्ती में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें ये कौन सा संस्करण था, तो बच्चों ये दूसरा संगठन था, सेकेंड संस्करण था। इससे पहले वाले संस्करण की अगर हम बात करें तो वो पहला संस्करण बच्चों 10 से 16 दिसंबर, इसका पहला संस्करण, फर्स्ट संस्करण जो चला था वो बच्चों चला था 10 से 16 दिसंबर 2022। कब चला था? 10 से 16 दिसंबर 2022 के बीच में चला था। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्या? सांसद खेल महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला है हमारा क्या? अगला है हमारा केन बेतवा लिंक। क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बारे में देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना में क्या है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना बच्चों की बैठक का हाल ही में आयोजन किया गया। परियोजना लिंक की बैठक का आयोजन, इसकी बात करें कि कहाँ पे किया गया आयोजन, तो उसका आयोजन हुआ दिल्ली में। ठीक है। अगर हम इसके इतिहास में जरा जाएं, इसके मेन तथ्य में जाएं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा आपस में दो नदियों केन और बेतवा को जोड़ने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है। और इस परियोजना को दोनों को लाभ होगा। ठीक। अगर हम बात करें कि ये कितने ज़िलों में, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों को लाभ होगा। किसे होगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों को यहाँ पर लाभ होगा। यानी सीधे सीधे बुंदेलखंड क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजना का काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सूखे की मार झेल रही बुंदेलखंड को इससे राहत मिलेगी और इस कार्य को अतिशीघ्र तय समय सीमा में ख़त्म करने के लिए ऐसी बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है। और ये जो योजना संचालन समिति की दूसरी बैठक थी जो दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इससे रिलेटेड आई है बात। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर इसके बारे में बात करें तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में है। और इसमें उत्तर भारत और रसिया
दोनों का संयुक्त उपक्रम है, भारत और रसिया का दोनों संयुक्त उपक्रम है। और ये सुर्खियों में इसलिए आई है क्योंकि इसने AK-203 असॉल्ट राइफल की एक खेप तैयार कर ली है। असॉल्ट राइफल को तैयार कर लिया है। ठीक है, कौन सी है? AK-203। अगर हम यहाँ पे बात करें, कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत के अमेठी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। और इसमें भारत और USSR दोनों क्या हैं? इसके फाउंडर हैं, इसके सदस्य हैं। और मिलकर राइफलों का उत्पादन और उसमें तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली। ठीक है, इसमें ज़रा चलते हैं, क्या है इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट क्या है बच्चों? इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट। इसमें क्या बात है? अगर इसके बारे में बात करें, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के बारे में, तो ये इसमें रिपोर्ट जो आई है, इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन में है। क्या है बच्चों? फर्स्ट पोजीशन में है कौन? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद अगर हम बात करें, सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र की है। किसकी है बच्चों? महाराष्ट्र की सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो राजस्थान और बिहार, थर्ड पोजीशन राजस्थान, और फोर्थ पोजीशन बिहार, और फिफ्थ पोजीशन पश्चिम बंगाल की है। किसकी है बच्चों? पश्चिम बंगाल की है। अब हम बात करें इंडिया मोबाइल गेमिंग 2023 में है क्या, तो इसमें ऐसे डाटा है जिसके अंतर्गत मोबाइल के अंदर गेमिंग, सट्टा आदि का परसेंटेज और उसका कितना उपभोक्ता है कहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा उपभोक्ता कहाँ पर है बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है उस पर ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो बच्चों उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्पाइन इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया है? तो ये खोला गया है BHU के ट्रामा सेंटर में। कहाँ पर खोला गया है? BHU ट्रामा सेंटर में स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया है, जिसकी सहायता से जो ब्रेन, स्पाइन, न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियां हैं, उनका सस्ते दामों पर इलाज मुहैया हो सकेगा लोगों को। तो इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। अगर हम बात करें कि इससे पहले ऐसी सेंटर की व्यवस्था कहाँ पे थी, तो इससे पहले जो ये बनारस में खोला जा रहा है, इससे पहले ये व्यवस्था ऐसा कहाँ पे था? केवल ऑस्ट्रेलिया में ऐसी व्यवस्था थी कि इन बीमारियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर था। ठीक है, तो गंभीर बीमारियां जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन, स्पाइन और आपका न्यूरो आदि जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं, उनके इलाज यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पर। तो अगला क्या है हमारा? अगला है मोटे अनाज। बात करते हैं मोटे अनाज के बारे में। तो बच्चों मोटे अनाज के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है और उसने क्या किया है? मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए 55 मोटे अनाज संस्करण केंद्र स्थापित किए हैं। कितने? 55 मोटे अनाज संस्करण केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, 55 मोटे
अनाज के संस्करण केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, और सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने मोटे अनाज के लिए मूल संवर्धन और विपणन की भी व्यवस्था की है। यानी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए, इसकी उपयोगिता बनाने के लिए और मोटे अनाज को एक लाभकारी और कॉमर्शियल फसल के रूप में, यानी किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक ऐसे आयोजन किया गया है, एक मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए अनाज संस्करण केंद्र खोले हैं, इसके लिए मूल संवर्धन और विपणन जैसी व्यवस्थाएं भी लेकर आई है। नेक्स्ट चलते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा अगला पॉइंट है हमारा, वो है SCR, यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्कीम लेके आई है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, एक ऐसे क्षेत्र को स्थापित किया है जो कहलाएगा SCR। और ये जो क्षेत्र है ये किसकी तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है, ये NCR की तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है। NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसे ही ये है आपका स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, राज्य राजधानी क्षेत्र, और ये था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र बनाया जा रहा है जो राष्ट्र राजधानी क्षेत्र होगा। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें कि इसमें कितने ज़िले होंगे, तो बच्चों इसमें होगा आपका बाराबंकी, आपका लखनऊ, आपका उन्नाव, आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात और रायबरेली। तो कितने ज़िले हो गए हैं, 6 ज़िले हो गए हैं, जिनसे मिलकर उनके आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और ये NCR के तर्ज पर घोषित किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कितने हैं, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात और रायबरेली बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं या नेक्स्ट करंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा करंट है पेटीएम बैंक। क्या बन गया है, पेटीएम पेमेंट। RBI ने क्या किया है बच्चों, RBI ने पेटीएम को पेटीएम पेमेंट्स का लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, अब पेटीएम कंपनी क्या कर सकती है, अब पेटीएम कंपनी भारत बिल पेमेंट ऑपरेट कर सकती है। क्या कर सकती है, भारत बिल पेमेंट ऑपरेट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट ऑपरेट सिस्टम। ठीक है, ऐसा कर सकती है, यानी भारत बिल पेपर पेटीएम का क्या हो गया है, पेटीएम का पेमेंट्स के द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं ये पेटीएम पेमेंट्स उत्तर प्रदेश के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो गया। तो इसके लिए मैं बता दूं कि पेटीएम पेमेंट एक पेटीएम कंपनी का ही है। और इसका संस्थापक की अगर हम बात करें, इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। कौन है बच्चों, विजय शेखर शर्मा हैं। कौन है, विजय शेखर शर्मा हैं। और पेटीएम का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, नोएडा में स्थित है। इसलिए ये क्या महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। इसके अलावा बात कर सकते हैं कि भारत बिल पे में क्या है, तो भारत बिल पे में आप अपने बिजली का बिल, जल का बिल, हाउस टैक्स, DTH, टेलीफोन के बिल, अन्य सभी सरकारी बिलों को यहाँ से जमा कर सकते हैं भारत बिल पेमेंट से। अब भारत बिल पेमेंट्स आपको पेटीएम का एक गेटवे और प्रदान किया गया है, आप ऐसे समझिए। तो ये बच्चों आज का आपका यूपी का स्पेशल करंट अफेयर रहा, जिसको का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो सकता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में बच्चों आप सीधे हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर पा सकते हैं। और इसके अलावा कैसे पाएंगे, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम ऐप पर ऑफिशियल एग्जामोफोबिया नाम से सर्च करके पा सकते हैं।
तो बच्चों ये जो PDF है ये आपके महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इसे क्या करिए, इसका तैयार करिए नोट्स और अपने एग्ज़ाम में डट कर सामना करिए और उसको सॉल्व करिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।